हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने रिजिड रोटेटर, नॉन रिजिड रोटेटर, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया है। आज का टॉपिक इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के ऊपर है। ये क्या कहता है, देखो, अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल क्या कहता है, डेल्टा जे पॉजिटिव नेगेटिव 1, ये हमारा सिलेक्शन रूल कहता है फॉर रिजिड और नॉन रिजिड रोटेटर के केस में। ठीक है, यहाँ पे जो ये डेल्टा जे है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा जे जो है ये रिप्रेजेंट करता है रोटेशनल क्वांटम नंबर को। दैट्स बी रिप्रेजेंटिंग ऑफ द रोटेशनल क्वांटम नंबर, ये जो है रोटेशनल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आता है कि जो डेल्टा जे है उसको हम कहते क्या हैं। डेल्टा जे हमें पता है कि रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है और एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फाइनल रोटेशनल क्वांटम नंबर माइनस में इनिशियल रोटेशनल क्वांटम नंबर। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो अपना जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है वो फाइनल में से क्या माइनस हो जाता है, इनिशियल रोटेशनल क्वांटम नंबर का माइनस हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहता है, सिलेक्शन रूल है। अब सिलेक्शन रूल हमने अलग अलग सिलेक्शन रूल को पढ़ा था कि जब भी कोई मॉलिक्यूल एनर्जी को गेन कर लेता है तो वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे पहुँच जाता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुँच जाता है, जिससे उसकी जो एनर्जी थी इन केस ऑफ द रिजिड रोटेटर के अंदर क्या थी, कांस्टेंट थी, बट इन केस ऑफ द नॉन रिजिड रोटेटर के केस में एनर्जी बल्कि वहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में जो स्पेस था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज होता जा रहा था एट द इंक्रीज ऑफ वैल्यू जे। जैसे जैसे वैल्यू जे की इंक्रीज होती जा रही थी जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही थी वैसे वैसे बी की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन की डेंसिटी के ऊपर, और सेकंड ये डिपेंड करता है डिजेनरेसी के ऊपर। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशंस ऑफ डेंसिटी के ऊपर, और दूसरा ये डिपेंड करता है डिजेनरेसी के ऊपर। दूसरा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिजेनरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफली हम ये देखेंगे कि स्पेक्ट्रल लाइन, जो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है वो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। तो देखो, हमें पता है कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, ग्राउंड लेवल के ऊपर होती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशंस ऑफ डेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर, डिजेनरेसी के ऊपर डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशंस होती है ग्राउंड लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा होती है, इज़ मोर होती है देन द हायर लेवल से। ये किसने डिस्क्राइब किया था, दिस डिस्क्राइब बाय द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ऊपर। मतलब ये जो डेफिनेशन थी ये किसने दी है, ये जो डेफिनेशन है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ने दी थी। मतलब दिस डिस्क्राइब बाय द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ने डिस्क्राइब किया था। और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है कि कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशंस पाई जाती है इन ग्राउंड लेवल के अंदर, मतलब लोअर लेवल पे, और एज वेल एज अपर लेवल के अंदर। तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन अपर लेवल डिवाइड में लोअर, अपर लेवल डिवाइड में क्या होता है, लोअर लेवल होता है। ठीक है, अपर में से लोअर, और एक्सपोनेंशियल की पावर हमारे पास क्या होती है, ई जे डिवाइड में क्या हो गया, के जे। ये फॉर्मूला किसका है, दिस इज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। ये जो है हमारे पास पूरा का पूरा किसका फॉर्मूला है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है। डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो ये ई जे है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ई जे जो है ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी ऑफ रोटेशनल, जो लेवल की एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जो के है, ठीक है, जो हमारे पास के है, के इज़ द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। ये जो के है इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो के की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट
करेंगे। के की वैल्यू के लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे सबसे पहले। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू एन ए के, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है नाक, ठीक है। एन ए रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रो नंबर को, के रिप्रेजेंट करता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर के की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, के इज इक्वल टू आर डिवाइड में एन ए, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया है, के का। ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। एन ए हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। अब क्या वैल्यू होगी, आर के लिए वैल्यू क्या होती है, आर इज़ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसके लिए वैल्यू होती है 8.314 जूल के इनवर्स मोल, ठीक है। एन ए हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है जिसके लिए वैल्यू होती है 6.023 इंटू में 10⁻23 मोल इनवर्स होती है। के इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसके लिए वैल्यू होती है 1.38 इंटू में 10⁻23 होती है। तो ये हमारे पास तीनों की तीनों वैल्यू है जो निकल के आ गई है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए वैल्यू, एवोगैड्रो के लिए और बोल्ट्जमैन के लिए वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि जो अपने पास एनर्जी है फॉर रोटेशनल क्वांटम लेवल के लिए, ई जे हमारे पास क्या होता है, बी जे प्लस में 1 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास है एनर्जी फॉर रोटेशनल लेवल के लिए। अब इस ई जे जो अपनी इक्वेशन फर्स्ट आई थी ना, मतलब ये वाली जो इक्वेशन फर्स्ट है अपने पास, इसके अंदर यहाँ पे ई जे की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे, एन फॉर द अपर लेवल डिवाइड में नंबर ऑफ लोअर पॉपुलेशन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस में बी जे प्लस में 1 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, के जे की वैल्यू। तो ये हमारे पास किसके लिए फॉर्मूला निकल के आ गया है, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर पॉपुलेशंस डेंसिटी के ऊपर। अब डिजेनरेसी के ऊपर स्पेक्ट्रल लाइन क्या कहती है, डिजेनरेसी के ऊपर स्पेक्ट्रल लाइन कहती है कि जब भी कोई मोलिक्यूल, जब भी हमारे पास J इज इक्वल टू, मतलब लोअर लेवल के ऊपर जब कोई हमारे पास कोई मोलिक्यूल है और वो एनर्जी को गेन करता है तो वो दो पार्ट में डिवाइड होके जाएगा। मतलब ऐसे फर्स्ट एक लेवल ये और एक लेवल ये, तो मतलब वो जो पार्टिकल है वो डिजेनरेट हो जाएगा। हमें पता है कि जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीज होता है जब इंक्रीज होती है इंटेंसिटी। नंबर ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीज होगा जब इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, जब इंटेंसिटी क्या होगी हमारी पास इंक्रीज होगी। हमें पता है कि मान लो J इज इक्वल टू, अगर आपके पास 2 है तो ये जैसे ही मोलिक्यूल एनर्जी को गेन करेगा तो ये 2 लेवल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। J3 के अंदर ये डिजेनरेट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा 2 के अंदर। डिजेनरेसी के लिए जो फॉर्मूला होगा वो 2J प्लस में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। जो पॉपुलेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सपोनेंशियल की पावर BJ J प्लस में 1 के टी, और यहाँ पे क्या होगा 2J प्लस में 1 आएगा। ये पीछे हमने J लिखा था, इसको ये J नहीं है, T है एट द टाइम के ऊपर। मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी, मैक्सिमम पॉपुलेशन का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए आता है J मैक्स, मतलब रोटेशनल लेवल के ऊपर मैक्सिमम है, J मैक्स इज इक्वल टू रूट KT 2BHC हाफ बनेगा, माइनस हाफ। यहाँ पे जो C है, C इज स्पीड ऑफ लाइट, T यहाँ पे T इज द टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ फ्लेम के ऊपर। अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, जो ग्राफ बनेगा वो पॉपुलेशन वर्सेस रोटेशनल क्वांटम नंबर के ऊपर बनेगा। मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे, पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी लेंगे और यहाँ पे हम क्या लेंगे, रोटेशनल क्वांटम नंबर लेंगे। यहाँ पे हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, J इज़ द रोटेशनल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे हम पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी को लेंगे N फॉर द अपर लेवल, और डिवाइड में क्या होता है लोअर लेवल, एक्सपोनेंशियल की पावर EJ, और यहाँ पे क्या होगा डिवाइड में KT की वैल्यू। ये होता है पॉपुलेशन के लिए फॉर्मूला, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। यहाँ पे J को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो B की वैल्यू होगी वो एक के लिए तो, मतलब एक लाइन के लिए तो 5 होगी और एक लाइन के लिए क्या
होगी। अब कैसे पता चलेगा कि 10 किसके लिए है और 5 किसके लिए है? तो इसके लिए मतलब कि कौन यहाँ पे जो ये लाइन है, कौन सी लाइन जो है ये जो मतलब यहाँ पे कौन सी लाइन B5 के लिए होगी और कौन सी लाइन यहाँ पे B10 के लिए होगी। तो इसको निकालने के लिए एक्सपोनेंशियल की पावर j प्लस में 1 डिवाइड में KT, ठीक है, को हम पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर कितना है 10। तो B की वैल्यू क्या हुई है, B की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो इसके लिए स्पेक्ट्रा लाइन क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब जो B है यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, व्हेन वैल्यू ऑफ B अगर इंक्रीज होता है तो J हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर B की वैल्यू इंक्रीज होती है तो J की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है J को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, B = 10 के लिए लाइन होगी। और ये वाली जो लाइन होती है ये किसके लिए होगी, B = 5 के लिए होगी, ठीक है। मतलब ये वाली लाइन तो B10 के लिए होगी और ये वाली लाइन B5 के लिए होगी। अब दोबारा से इसके लिए अगर हम J max के लिए मतलब कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ भी पॉपुलेशन वर्सेस J max के लिए ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे J फॉर द रोटेशनल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए जो ग्राफ है वो ये आएगा, ठीक है। इसके लिए ग्राफ ये आएगा। यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, मिनिमम होगी, यहाँ पे भी पॉपुलेशन मिनिमम होगी, बट यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसके लिए J max की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो क्या थी, J max की वैल्यू होगी √KT डिवाइड में 2BHC और माइनस में क्या हो जाएगा, हाफ। यहाँ पे क्या होगी, जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो इस कंडीशन में क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ इसके लिए J max की वैल्यू क्या होगी, √KT डिवाइड में 2BHC माइनस हाफ होगा। तो ये हमारा टॉपिक था इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के ऊपर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। इसमें क्या कहता है कि जो लाइटर आइसोटोप है वो रिप्लेस हो जाए किसी भी हैवियर आइसोटोप से, बट उसके लिए एटम सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है CO का ग्रुप, ठीक है, CO का ग्रुप है, इसके लिए आइसोटोप है 12 और ये जो 12 आइसोटोप है ये रिप्लेस हो जाए इस वाले मतलब हैवियर आइसोटोप से, ये क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे हम इसके लिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि जो लाइटर आइसोटोप है, लाइटर आइसोटोप्स इज रिप्लेस बाय, जो लाइटर आइसोटोप है वो रिप्लेस हो जाए। इसके लिए डेफिनेशन क्या होगी कि जो लाइटर आइसोटोप है वो रिप्लेस हो जाए किसी हैवियर आइसोटोप से। एक डेफिनेशन आएगी ये। दूसरी डेफिनेशन कहती है कि सेम एटम का आइसोटोप रिप्लेस हो जाए सेम एटम की आइसोटोप से विदाउट एनी चेंज ऑफ द इंट्रान्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। उसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एटम सेम हो सकते हैं, एटम क्या होंगे हमारे पास सेम होंगे, बट जो आइसोटोप होता है ना, आइसोटोप का रिप्लेसमेंट होता है इस कंडीशन में। पर जब आइसोटोप का रिप्लेसमेंट होता है उस कंडीशन के अंदर इंट्रा डिस्टेंस का कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब जैसे जैसे हमें पता है कि मास इंक्रीज हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 12 था, ठीक है, 12 से कितना हो गया 13, तो मास इंक्रीज हुआ है। जब मास इंक्रीज होता है, व्हेन इंक्रीज मास, जैसे जैसे मास बढ़ता है तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आई भी तो इंक्रीज होगा। आई हमारे पास क्या होता है, म्यू r0² होता है, और म्यू को हम कैसे लिखेंगे, म्यू इज़ द रिड्यूस मास। जो म्यू होता है हमारे पास वो क्या होता है, रिड्यूस मास होता है m1 m2 डिवाइड में m1 प्लस में क्या हो जाएगा m2। यहाँ पे b की वैल्यू क्या होती है, b की वैल्यू होती है h डिवाइड में 8π² i और c की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अब हम किसकी वैल्यू को डाल देंगे, i = म्यू r0² की वैल्यू को डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी जब मास इंक्रीज होता है। जब आइसोटोप इंक्रीज होता है ना तो
ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, मतलब आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो फॉर्मूला होगा उसको हम कैसे निकालेंगे। देखो हमें पता है कि CO है, ठीक है, ये CO का ग्रुप है, इसका आइसोटोप है 12, ये किससे रिप्लेस हो गया 13 से। तो इसके लिए हमारे पास B की वैल्यू क्या होगी, ओनली फॉर B, और इसके लिए हम B की वैल्यू क्या लेंगे, B नोट ले लिया, ठीक है, मतलब B, इसके लिए कॉमन B मतलब B एंड B नोट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे कि जो B, जो रोटेशनल क्वांटम की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है I के, अगर ये बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगा, अगर ये बढ़ता है तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो B और B नोट, ठीक है, B और B प्राइम, सॉरी B और B प्राइम की वैल्यू, B प्राइम किसके लिए है, हैवियर आइसोटोप के लिए है, और ओनली सिंगल B किसके लिए है, 12 आइसोटोप के लिए है। इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, I प्राइम होगा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, I होगा। यहाँ पे अब हमें पता है I क्या है, इज द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, म्यू इज इक्वल टू R नोट स्क्वायर, और इसके लिए क्या होगा, म्यू प्राइम, सॉरी यहाँ पे म्यू प्राइम है फॉर, ये I किसके लिए है, हैवियर आइसोटोप के लिए आइसोटोप है, तो इसके लिए क्या होगा, म्यू प्राइम R नोट स्क्वायर, और इसके लिए क्या होगा, म्यू R नोट स्क्वायर। R नोट से R नोट कैंसिल होगा, तो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, B डिवाइड में B प्राइम इज इक्वल टू I प्राइम डिवाइड में I इज इक्वल टू म्यू प्राइम डिवाइड, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज द आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के लिए फॉर्मूला है। ऐसे ही हम कोई एग्जाम्पल करके देखते हैं, जैसे कि HCl का मॉलिक्यूल है, HCl के मॉलिक्यूल में 35 का आइसोटोप रिप्लेस हो जाए HCl 37 से। इसके लिए B की वैल्यू जो है वो दी हुई है 105909 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका मतलब आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, B और B प्राइम, इसके लिए B और इसके लिए B प्राइम की वैल्यू होगी इज इक्वल टू म्यू और डिवाइड में म्यू प्राइम की वैल्यू होगी। यहाँ पे इस B की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे पुट करेंगे 1059 इज इक्वल टू म्यू और म्यू नोट I। तो म्यू क्या है, हमारे पास मास है। अब ये मास किसके लिए है, ये मास, सॉरी ये म्यू प्राइम है और ये सिंगल म्यू है, ठीक है। म्यू प्राइम का वैल्यू कितना है, मतलब 37, तो इसके लिए हम यहाँ पे कितना वैल्यू डालेंगे 37, और इसके लिए कितना निकालेंगे, यहाँ पे 35 निकालेंगे। अब म्यू जो रिड्यूस मास है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला अलग से पुट करना पड़ता है। कैसे पुट करेंगे, म्यू इज द म्यू क्या होता है, m1 m2 डिवाइड में m1 प्लस में m2 की वैल्यू होती है। तो अगर हमें निकालना है ओनली सिंगल म्यू के लिए वैल्यू निकालेंगे तो 35 पल इंटू में 1 और 35 प्लस में 1 कितना होगा, ओनली फॉर 35, और यहाँ पे कितना होगा 36 आएगा। ये म्यू है, मतलब मास है किसके लिए, म्यू ओनली फॉर सिंगल म्यू के लिए, मतलब 35 वाले आइसोटोप के लिए। अगर हमें निकालना है इसलिए 37 इंटू में 1 और 37 प्लस में 1 तो कितना होगा 37 डिवाइड में 38। तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो B की वैल्यू तो दी हुई है 105909 और B प्राइम इज इक्वल टू म्यू प्राइम डिवाइड में म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे 35 डिवाइड में कितना होगा 36 और डिवाइड में यहाँ पे 37 डिवाइड में 38, और आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी। तो ये हमारे पास था आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सिलेक्शन रूल फॉर नॉन रिजिड रोटेटर के लिए। हमें पता है नॉन रिजिड और रिजिड रोटेटर के लिए सिलेक्शन रूल की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा J पॉजिटिव